चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे स्टेम, है ना। रूट एनाटॉमी के बाद स्टेम। तो फिर से बता दें, डायग्राम पेज पे लिखना नहीं है, डायग्राम फुल पेज बनेगा, ठीक है। अब वो एक दिन में पूरा हो चाहे 2 दिन में पूरा हो, इट्स लॉन्ग, तो हो सकता है कि मोर देन 1 क्लासेस लग जाएं। अब देखिए हम लोग को शुरू करना है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। कोई मन में अगर सवाल है कि डाइकॉट से शुरू क्यों किए, मोनोकॉट से क्यों नहीं, तो फिर से जवाब दे दें। डाइकॉट दुनिया में पहले आए, ये सीनियर हैं, उसके बाद आए मोनोकॉट। मोनोकॉट आर मोर एडवांस्ड, इसलिए जो एडवांस्ड हैं उनको बाद में पढ़ते हैं, जो सिंपलर हैं जो पहले आए उनके बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग रूट पढ़ते समय भी किए। नाउ वी आर डूइंग द सेम फॉर द स्टेम। अब आते हैं डायग्राम पेज पे। ध्यान दीजिएगा, ये पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे बाहरी लेयर। सबसे बाहरी लेयर किसका होगा, और क्या कोई अंतर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? आएगा, ध्यान दीजिएगा, जरूर आएगा। क्या नजर आया या अभी भी नो सर? तो रूट हेयर के जगह यहाँ स्टेम हेयर है ना। और 2 तरह का ब्रश होता है, एक होता है एकदम पतला फाइबर वाला, है ना, लगेगा जैसे किसी सिल्क के ऊपर हाथ चला रहे हैं। एक होगा बड़ा कड़ा सा ब्रश, जो दीवार वगैरह जो खुरचने के लिए ब्रश होता है, वो भी ब्रश है, उसके भी फाइबर्स हैं, पर वो फाइबर लोहे के बने। तो अंतर है, पर हेयर तो हेयर ही है। तो ये स्टेम हेयर, यहाँ इसका नाम हो जाता है क्या, ट्राइकोम। बताए थे ना एपिडर्मिस पढ़ते समय कि एपिडर्मिस पे हेयर्स पाए जाते हैं। रूट में होगा रूट हेयर, स्टेम में होगा स्टेम हेयर, लेकिन स्टेम हेयर के लिए अलग नाम है, उन्हें कहते हैं ट्राइकोम। दूसरा, रूट हेयर और ट्राइकोम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्या अब नज़र आ रहा है डिफरेंस? क्या? तो वो सिंगल सेलुलर था, हाँ ये मल्टी सेलुलर। बिल्कुल, ये मल्टी सेलुलर हैं। देख लीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये बता रहे हैं कि इसमें सेल की संख्या अधिक है, और वो देखिएगा ड्रॉ किया हुआ रहता है, सिंगल रहता है, कोई भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल है इसी का आउटग्रोथ है, यहाँ वो बात नहीं है। ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठे हैं और इसलिए ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो नोटिस करते जाइएगा क्या क्या हम लोग को डिफरेंसेस दिखते जा रहे हैं। अब आप सोचिएगा ये क्या बनाने चल दिए सर। क्या लग रहा है, क्या बन रहा होगा? हाँ, सन्नाटा नहीं बोलिएगा, स्टोमाटा बोलिएगा, राइट। तो ये ग्रीन कलर का लाइन क्या बता रहा होगा? क्यूटिकल, क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल की आवश्यकता है। एंड दिस इज सेकेंड बिग डिफरेंस बिटवीन द रूट सरफेस एंड स्टेम सरफेस, या रूट एपिडर्मिस एंड स्टेम एपिडर्मिस। अब बारी बारी से इसके नेमिंग किए जाएं। ये जो सेल लाइन है, ये जो सेल का लेयर है, देख रहे हैं, सिंगल सेलुलर है ना, मतलब सिंगल सेलुलर नहीं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, राइट। ये है पैरेनकाइमा नेचर वाले, ठीक है।
ये जो दिख रहा है स्टोमाटा, क्यूटिकल ऑलरेडी बोल चुके, ट्राइकोम बता दिए, एंड दिस इज व्हाट एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। ठीक है, अब आप अपने कॉपी में इसको देख देख कर इसके प्रॉपर्टीज लिखिए तो जल्दी जल्दी, या हम पूछते हैं क्या होगा आप वो लिखिएगा। ठीक है, तो पहले इसके लिए डायग्राम के लिए जगह छोड़िए, डायग्राम पेज छोड़कर आगे की तरफ लिखिए। जिस पेज में डायग्राम बनाना है उस पर लिखना नहीं है, अभी डायग्राम नहीं बनाना है, इसको देखना है, लिखना है पहले। ये प्रैक्टिस हम लोग को होना चाहिए ना। बताइए, एपिडर्मिस करके हेडिंग दीजिएगा। ठीक, एपिडर्मिस करके हेडिंग दीजिए, स्टेम एपिडर्मिस। स्टेम कौन सा? डाइकॉट स्टेम एपिडर्मिस। अब पहला सवाल फर्स्ट में लिखिएगा काइंड ऑफ सेल्स। इसमें पहला प्रॉपर्टी या पहला डिस्कशन में आएगा टाइप्स ऑफ सेल। बताइए तो टाइप ऑफ सेल में क्या लिखेंगे? पैरेनकाइमेटस। ठीक है ना, पैरेनकाइमेटस हो गया। हम कुछ बोल रहे हैं, आप ही खुद बोल रहे हैं, है ना, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखिए क्यूटिकल, प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट। तीसरा प्रॉपर्टी, ये जो पैरेनकाइमा के सेल्स हैं कितने लेयर में प्रेजेंट हैं? सिंगल लेयर, देख रहे हैं ना, एक ही लेयर। तो पैरेनकाइमा सेल्स करके फिर डैश दीजिए तीसरे प्रॉपर्टी में, फिर डैश दीजिए। नंबर ऑफ लेयर्स कितना? सिंगल या फ्यू ऐसे कर दीजिएगा, सिंगल और फ्यू। यूजुअली सिंगल लेयर ही होते हैं, कहीं कहीं पे एक से अधिक भी दिखते हैं, सिंगल और फ्यू। दूसरा, उसी में पैरेनकाइमा सेल्स में ही इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है क्या? नहीं, तो पैरेनकाइमा सेल्स में ही दूसरा में लिखिएगा इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेल के बीच की जगह, इंटरसेलुलर स्पेस। डैश देके क्या लिखेंगे? एब्सेंट। सॉरी। तीसरा, शेप कैसा लग रहा है? स्फेरिकल तो है नहीं, एलोंगेटेड टाइप का लग रहा है। शेप उसी में पैरेनकाइमा सेल्स में शेप एलोंगेटेड, लंबे होते हैं, स्फेरिकल नहीं है, ओवल शेप नहीं है। सोचिए जरा, अगर ओवल शेप होता तो ये जो ढक्कन बनने का काम कर रहा है, क्या ये कर पाता? क्यों? हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाता, उनके बीच में इंटैक्टनेस नहीं रह पाता, इसीलिए ऐसा शेप उसे लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि पैरेनकाइमा जो यहाँ पे रहता है उसका ये अडेप्टेशन है। ठीक है, दूसरा, ये बल्जी भी होते हैं, तो रूट के एपिडर्मिस में पैरेनकाइमा सेल्स जैसे वैक्यूल लिए हुए रहते हैं, यहाँ पे भी रहेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। पैरेनकाइमा तो वैक्यूल तो होगा ही, बिना वैक्यूल के तो होंगे नहीं। नाउ अगला पॉइंट पे आइए, स्टोमाटा दिख रहा है ना? क्या बहुत सारे हैं? नहीं, फ्यू स्टोमाटा, कुछ होंगे स्टोमाटा। नेक्स्ट पॉइंट करके जहां पैरेनकाइमा सेल्स लिखे ना, उसके बाद वाले में लिखिएगा स्टोमाटा। स्टोमाटा, फ्यू डैश देके फ्यू। कितने होंगे? कम, कुछ ही होंगे। देखिए, लैंग्वेज हम नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि ये आप खुद से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है और चीज़ें लगती हैं कि इतना पढ़ना है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग अब लैंग्वेज कम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मेन चीज़ें हैं उसको हम लोग पॉइंट आउट करके आगे बढ़ रहे हैं। स्टोमाटा क्या होंगे? फ्यू, है ना। फिर लिखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे ये पुराने होते हैं, द ब्रांचेस और द स्टेम पार्ट ग्रोज ओल्डर, स्टोमाटा नंबर रिड्यूस्ड एंड फाइनली गोज ऑफ।
देखिएगा, जो बहुत पुराने डाल होते हैं पेड़ के, जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस होते हैं, वो बिल्कुल टफ ब्राउनिश इन कलर, ग्रीनेसनेस खत्म हो जाता है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल आम, बरगद, पीपल, ये सब का पेड़ है। इसकी डालियों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो है क्या, स्टोमाटा में जो मेन सेल है, जो ओपन एंड क्लोज ऑफ स्टोमाटा करता है, उन्हें क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये क्लोरोप्लास्ट रखता है। इसलिए जहाँ पे ग्रीनिशनेस होगा, गार्ड सेल्स ऑफ कोर्स प्रेजेंट दिखेंगे। ब्राउन लेयर पे कहाँ से गार्ड सेल एग्जिस्ट करेगा, सोचिए। और लेटर ऑन आप देखेंगे, जब ये प्लांट्स पुराने, खासकर डाइकॉट्स जब पुराने हो जाते हैं, तो ये अपने आप के ऊपर के लेयर को किल करते हैं, डेड लेयर बनाकर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्क। और इसी को, है ना, सबसे पहले सेल किन्होंने देखा था, रॉबर्ट हुक। और उनको जो नज़र आया था वो शेल, डेड सेल्स, जिसे कॉर्क कहा गया। वो कॉर्क वही है, बार्क, ऊपर का छाल, जिसका हम लोग अपने यहाँ मसालों में इस्तेमाल करते हैं। दालचीनी देखे ही होंगे, है ना, लंबा लंबा डिश शेप टाइप का लंबा लंबा होता है, वो पेड़ का छाल है। उसी को देख के आप समझ सकते हैं ये कैसा चीज़ है ना। तो ये कम्प्लीटली डेड हो जाता है ऊपर का सरफेस। तो जब डेड होगा तो आपको लगता है कि वहाँ स्टोमाटा होगा, नेवर, ये लिविंग पार्ट है। तो इसीलिए क्या है, शुरुआती दौर में स्टोमाटा तो दिखते हैं, पर जैसे जैसे ये पुराने होते हैं, स्टोमाटा ख़त्म होते चले जाते हैं, क्योंकि लेयर ही डेड आउट हो जाता है। ठीक है। और इसमें आप क्या बताएंगे, क्यूटिकल प्रेजेंट है। पर्पस क्या है क्यूटिकल? मॉइस्चर को बाहर से अंदर आने से या अंदर से बाहर जाने से कैसे रोकेगा, क्या करेगा, कौन सा पार्ट, कौन सा रोल प्ले करेगा? मॉइस्चर को प्लांट के सरफेस पे यानी स्टेम के सरफेस पे सेटल होने से रोकेगा। जैसे बारिश होगी, पौधे भीग जाएंगे, थोड़ी देर के बाद सूख जाते हैं। अब आप शीशे के ग्लास पे पानी डालिए, पानी उलट दीजिए, शीशा उठाकर देखिए, आपको पानी का लेयर नज़र आएगा। घंटों लग जाएंगे उसमें से पानी हटने में, तब तक कि जब तक कि एयर ब्लो के कारण, है ना, वहाँ से मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के साथ फ्लाई ऑफ नहीं कर जाते, तब तक वो गीला रहेगा। दोनों के बीच में रीज़न जानते हैं ऐसा क्यों है? पेड़ का टहनी बहुत जल्दी सूख जाएगा, ग्लास नहीं सूखेगा। और यहीं पे क्यूटिकल का रोल है। ये हिंट था। क्या हो सकता है? पानी को ठहरने नहीं देता। हाँ, तो उसमें उसका एक पर्टिकुलर नेचर काम आ रहा है। उस नेचर का नाम हम जानना चाह रहे हैं, वही नाम इम्पॉर्टेंट है। वैक्सी तो है, वैक्सी मटेरियल है ही। इस वैक्सी मटेरियल को कौन से कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करते हैं? अच्छा, एक हिंट देते हैं। एक होता है वाटर रिपेलिंग, एक होता है वाटर लविंग। दोनों में से किस में आएगा ये? वाटर रिपेलिंग मटेरियल है, और इसी वजह से वाटर ठहर नहीं पाता, तो बड़े आसानी से एयर के साथ ये फ्लाई ऑफ कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। शीशा ऑन द कॉन्ट्रेरी वाटर लविंग मटेरियल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्राइमरी कंपोनेंट होता है शीशा का, ग्लास का। ठीक है, तो ये बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्सीजन, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, तो नेचुरली पोलर बॉन्ड तो होगा। ये सब कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह था ना, 10th लेवल पे तो था। तो पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, उस समय बहुत डिटेल में डिस्कस किए, अगर आप लोग याद रखे होंगे तो पोलैरिटी क्या होता है? अगर दो डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना, तो क्या होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस एटम का टेंडेंसी होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींच के रखे।
तो नतीजा क्या होगा, शेयर किया दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिवली वीक होगा उसका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिवली स्ट्रांग होगा उसके तरफ शिफ्ट करने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो जिस एटम के तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है उस पर कैसा क्लाउड आएगा, नेगेटिव चार्ज वाला, और जिधर से दूर जा रहा है वो क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव दिखने लगेगा। तो एक ही केमिकल बॉन्ड में एक एंड में पॉजिटिव और एक एंड में नेगेटिव चार्ज का जो एक क्लाउड बन रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं पोलरिटी। ये पोलराइज हो गया, यानी दो किनारा पकड़ लिया। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं एक क्लासरूम में दो ग्रुप में स्टूडेंट्स बट गए, तो क्या हो गया, क्लासरूम पोलराइज हो गया। और कोई क्लासरूम है जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते बातचीत करते, किसी में कोई भी है ना ग्रुपिंग वाली टेंडेंसी नहीं है, तो वहाँ क्या हुआ, डिपोलराइज हो गया, नॉन पोलराइज्ड है। तो पोलराइज कहने का मतलब है किसी एंड के तरफ मटेरियल का शिफ्ट हो जाना। यहाँ पे पोलराइजेशन से मतलब है चार्ज का। तो वैक्स ऐसा कंपाउंड ग्रुप में आता है जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक तो है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का बेसिक प्रॉपर्टी होता है नॉन पोलरिटी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होता है ऑलमोस्ट, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ शिफ्ट नहीं करा पाता। तो नतीजा क्या होता है, बॉन्ड में पोलरिटी आ नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के लगभग बीच में रहते हैं, तो ना इस तरफ शिफ्ट हुआ ना इस तरफ शिफ्ट हुआ। नेचुरली क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, इसीलिए बॉन्ड नॉन पोलर कहलाते हैं। तो वैक्स पूरी तरीके से ऐसा मटेरियल से बना है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बहुत अधिक हैं, इसलिए वो नॉन पोलर गिनाता है। जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलर होता है। रीज़न क्या है, उसमें लिपिड नॉन पोलर मटेरियल है और लिपिड वहाँ मेजॉरिटी में रहता है। तो यहाँ क्यूटिकल नॉन पोलर है और इसी वजह से वाटर को ठंडने नहीं दे रहा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो देख रहे हैं कि इसको हाइड्रेट होने से या मॉइस्चर सेटल होने से रोकता है। बेनिफिट, इन्फेक्टिंग मटेरियल्स वहाँ ग्रो नहीं कर पाए, ये तो पहला बेनिफिट है। उसको ड्राई रखेगा तो इन्फेक्टिंग मटेरियल्स लाइक द फंजाई, जो सबसे बड़े दुश्मन हैं इनके, वो आसानी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया। और कोई एक बेनिफिट, और कोई बेनिफिट वैक्स का, मोम का? कैसे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तरह से कहिए मेमोरी टेस्ट है या अंडरस्टैंडिंग टेस्ट है। वैक्स जो है किसी भी सरफेस को शाइनी बना देता है। तो लाइट अगर शाइनी सरफेस पे, जैसे चमकदार सब कहते हैं ना, बहुत चमक रहा है, तो चमक क्यों रहा है, क्योंकि वो शाइनी नेचर का है। नेचुरली जो शाइनी नेचर का होता है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, सनलाइट को ठहरने नहीं देगा। तो सनलाइट को अगर ठहरने नहीं देगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा, हीट वेव को भी वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इस तरीके से क्या करता है, सरफेस को ठंडा रखने में मदद करता है, राइट। इसीलिए ये क्या करता है कि सनलाइट से ओपन सरफेस जो इसका स्टेम का है उसको प्रोटेक्ट करता है और इसका सरफेस ओवरहीट नहीं होता है। तो क्या होता है, इसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है, यानी वाटर जो एवपोरेट कर जा रहा है इसके अंदर से, उसके रेट को ये कम कर सकता है। नतीजा क्या होता है, प्लांट सूखने से बचते हैं। इसीलिए स्टेम पर क्यूटिकल का लेयर रहता है। समझ में आया, याद रखिएगा। लिखिए, क्या लिखे थे, क्यूटिकल करके डैश है ना, स्टोमाटा हो गया। अब अगला लिखिए क्यूटिकल। वैक्सी इन नेचर, डैश देके लिखिएगा, वैक्सी इन नेचर
कॉमा नॉन पोलर, पोलर, and so keeps the surface of the stem, and so keeps the surface of the stem dry, comma prevents microbial growth, and reflects light, so prevents overheating of the surface. Full stop. This protects from drying of the plant. अब आप बताइए एपिडर्मिस के बाद कौन सा टिश्यू सिस्टम इसमें दिखना चाहिए? इन सब को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू। तो नेक्स्ट होगा ग्राउंड टिश्यू। हम लोग एपिडर्मिस देख चुके। अब आपका यहाँ पर होमवर्क होगा डिफरेंशिएट, और कल भी एक होमवर्क दिए थे, डिफरेंशिएट बिटवीन द एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड स्टेम। डाइकॉट ओनली, यानी दोनों डाइकॉट में कंपेयर कीजिएगा, डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में उसके एपिडर्मिस को कंपेयर करना है। समझ गए? अब आना है किस पे? ग्राउंड टिश्यू। देखते हैं, अभी कह नहीं सकते। हाँ, तो आज जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक रहेगा ग्राउंड टिश्यू। अब समझिए इस बात को कि ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन आने चाहिए। कॉर्टेक्स आता है, फिर पेरीसाइकिल आता है, क्योंकि एंडोडर्मिस तो कॉर्टेक्स का लोअर मोस्ट पार्ट है। पिथ आता है, और यहाँ रहेगा मेडुलरी रेज, यहाँ रहेगा मेडुलरी रेज, और रहेगा कैम्बियम। ठीक है, और रहेगा कैम्बियम। रूट में कैम्बियम की जगह रहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू, और रूट में मेडुलरी रेज नहीं पाए जाते। समझ गए? वहाँ मेडुलरी रेज का फंक्शन पेरीसाइकिल ही परफॉर्म कर देता है, यहाँ अलग से रखना पड़ता है, क्योंकि पेरीसाइकिल का यहाँ फंक्शन पर्पस अलग है। गॉट इट? तो ये हैं ग्राउंड टिश्यू के कंपोनेंट्स इन द स्टेम। खासकर डाइकॉट की बात हो रही है तो डाइकॉट स्टेम में ये सारे पाए जाएंगे। अब देखिए ग्राउंड टिश्यू में पहला कॉर्टेक्स, यहीं से शुरुआत होता है। इसका कॉर्टेक्स जो है 3 जोन में डिवाइडेड है। रूट में क्या देखें, कॉर्टेक्स 2 जोन में डिवाइडेड होता है, एक खुद कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल लेयर और दूसरा बॉटम लेयर एंडोडर्मिस। यहाँ कॉर्टेक्स डिवाइडेड into 3 zones। पहला जोन कहलाता है
हाइपोडर्मिस। दूसरा जोन कहलाता है कॉर्टिकल लेयर और तीसरा जोन कहलाता है एंडोडर्मिस। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जा रहा है, नोट कीजिए। रूट जमीन के अंदर था, बहुत सारे खतरों से प्रोटेक्टेड था, बहुत सारे खतरे इसके ऊपर थे, लेकिन उतने खतरे नहीं जितने कि स्टेम झेलता है। उसे हवा पानी से भी बचना है, उसे माइक्रोबियल अटैक से भी बचना है, उसे धूप से भी बचना है। रूट को किन से बचना है? माइक्रोबियल अटैक से। हवा पानी से बचने का कोई ज़रूरत नहीं है। रूट का फंक्शन हम लोग किस में पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी। समझ गए? स्टेम का पर्पस हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी में। तो ये पार्ट्स दो हिस्से में इसीलिए बांटे हुए हैं कि एक तरफ आप देखेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरे तरफ देखेंगे वो काम क्या करता है, और वो जो काम करता है उसको सेटिस्फाई कौन करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर। इसलिए पहले एनाटॉमी पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, तब जाके एक्सटर्नल पार्ट हम पढ़ते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसा है क्योंकि इस तरह का इसमें पाया जाता है। समझ गए बात? अब देखिए हो चुका। 3 पार्ट था। हाइपोडर्मिस, इसका जो हाइपोडर्मिस है ये होता है कोलेन काइमेटस। फ्यू लेयर थिक। epidermal cells are very thin or near absent where अच्छा ये छोड़ दीजिए। सीधे पर्पस पर आ जाते हैं, ऐसा क्यों है? फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट and do photosynthesis in stem। ठीक है, ये काम करने के लिए प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसे सनलाइट का एक्सपोजर तो चाहिए, इसीलिए कहीं कहीं पे एपिडर्मिस के सेल्स इन्हें स्पेस देते हैं ताकि ये एक्सपोज रह सके और फोटोसिंथेसिस कर सके। तो प्राइमरीली यहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट और फूड स्टोरेज भी कर लेते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा के सेल्स जिस तरह के नेचर के होते हैं, वैक्यूल होता है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, इसमें भी वो सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, विथ ए डिफरेंस की सेल वॉल में थिकनेस आ जाता है, कॉर्नर पे डिपोजिशन होते हैं और सेल वॉल के बीच में स्लाइड गैप रहता है, जिसकी वजह से इसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है ताकि हवा बहुत तेज चले तो थोड़ा बेंड कर जाए। अगर पूरा तन के खड़ा रहेगा हवा इसे तोड़ देगा, राइट? तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे कोलेनकाइमा का होना जरूरी है। समझ में आई बात? यहाँ तक हो गया लिखना ये प्रॉपर्टीज इसके। अब देखिए ज़रा डायग्राम पेज में वापस जाएं, दिखेंगे कैसे।
जिस जगह स्टोमाटा होगा वहाँ पे ये एब्सेंट दिखेंगे। फ्यू लेयर्स थिक हो गया, फ्यू लेयर्स थिक। ऐसे दिखा सकते हैं। कॉर्नर्स पे इनके डिपोजिशंस हैं, तो ये बताएगा कि ये सेल्स किस प्रकार के हैं, कोलेनकाइमा के हैं, क्योंकि कोलेनकाइमा के सेल्स के कॉर्नर पे डिपॉजिट्स रहते हैं। इससे इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में मदद मिलती है। तो ये है कोलेन काइमा और ये बनकर आया हाइपोडर्मिस। पूरा कीजिए यहाँ तक। एनीवे, सो अब यहाँ देखिए, पहला लेयर हो गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बारे में हम लोग कमेंट लिए हैं क्या? ले चुके हैं। दिस इज, अब है कॉर्टिकल लेयर। ये सेकेंड लेयर है, मिडिल लेयर है और ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। कॉर्टिकल लेयर बोला, इसका मतलब इसमें सेल्स कैसे होंगे? ऑफ कोर्स पैरेन्काइमा वाले। कॉर्टिकल लेयर हमेशा पैरेन्काइमेटस होता है। पैरेन्काइमेटस होगा तो प्रॉपर्टी बता दीजिए कैसा लगेगा? इंटरसेलुलर स्पेस होगा, ओवल या पॉलीगोनल शेप के होंगे। मेजॉरिटी पर्पस क्या होगा? स्टोरेज, है ना? यही सब काम करेगा। पैरेन्काइमेटस, मल्टी लेयर्ड, स्टोरेज इन नेचर। तो किनका स्टोर करेगा? फूड मटेरियल का। जो भी इस तक आएगा फूड मटेरियल ट्रैवल करके उसे स्टोर करेगा। थिन वॉल्ड होंगे। और क्या जोड़ना चाहिए? पॉलीगोनल। मेरे जैसा कंजूसी नहीं कीजिएगा, मेरे पास स्पेस का स्कैर्सिटी है थोड़ा, इसलिए हम एक ही जगह पे सब बैठा दे रहे हैं। आप आराम से बढ़िया से बड़ा बड़ा करके फैला फैला के लिखिएगा, ताकि कल को ये नहीं हो हम क्या लिखे थे पता नहीं चल रहा है। डोंट डू लाइक दैट। हो गया? तो 3-4 इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आना पड़ेगा किसमें? तो डायग्राम पेज में वापस आएँ। तो अब कॉर्टेक्स को जगह देना है। कॉर्टेक्स है थिन वॉल्ड, तो हमारा सेल का, अच्छा हम ऐसे ऐसे बना, अच्छा ठीक है, शेप लेके बनाएंगे, टाइम लग जाएगा। तो बड़े अच्छे से इसमें इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई पड़ेंगे, ऑब्जर्वेबल इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा जल्दी से बता दीजिए, तो ये स्फेरिकल नेचर का है ना? इतना फैला हुआ है, कौन ऐसा है जो इसको इतना फैला के रखता होगा? कौन सा इसका ऑर्गेनेल? वैक्यूल।
ये हैं पैरेनकाइमा। और इसका नाम है कॉर्टिकल लेयर। देख लीजिए, थिन वॉल्ड हैं, मल्टी लेयर्ड हैं, ओवल शेप्ड हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्लेंटी है। यही जो प्रॉपर्टी था वो दिख रहा है। पूरा कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे लेयर की। यहां से आगे बढ़े। हाँ, ये रहा। तीसरा है एंडोडर्मिस। क्या लगता है एंडोडर्मिस कैसा होगा यहाँ? अच्छा, रूट का एंडोडर्मिस कैसा था, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट? पैरेनकाइमा वाला और क्या करता था? ठीक है, और हैं? और एंडोडर्मिस पे ऐसा था, बैरल शेप था। और हम जो सुनना चाह रहे हैं कोई बोल ही नहीं रहा है। इसमें कहाँ से कंजंक्टिव टिश्यू है? हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एंडोडर्मिस का। एक लेयर का सेल रहता है और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, पता नहीं था कैस्पर यानी भूत, डरावना। तो डराता है किसको? वाटर को। और वहाँ पे वो क्या कर रहा था? वाटर रिपेलिंग मटेरियल सुबेरीन से पूरा घिरा पड़ा था, डायगोनली और लैटरली पूरी तरह से इम्प्रेग्नेटेड रहता है, घिरा हुआ। तो वहाँ जो वैक्सी मटेरियल है क्यूटिकल, उसका पर्पस अलग है, वो भी वाटर रिपेलिंग है। पर यहाँ सुबेरीन, इसका पर्पस अलग है, ये भी वाटर रिपेलिंग है। ये यहाँ शाइन देने के लिए नहीं आया, ये वाटर को दूर रखने के लिए आया, ताकि वाटर का प्रेशर बढ़े, प्लस वो डिस्वाटर से वाटर एंटर करे, ताकि सेल टू सेल वाटर ट्रांसमिट हो सके। नहीं तो सेल वाटर लेगा ही नहीं। वाटर को तो आसान रास्ता दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या है? इतना इंटरसेलुलर स्पेस है, वहाँ पे भी है, तो इसी के बीच में से ट्रैवल करते हुए चला जाएगा। क्यों सेल टू सेल कम्युनिकेट करेगा? वही डिफिकल्ट रास्ता क्यों चुनेगा? हमको आसान मिल रहा है, हम इधर से नहीं जाएंगे, वैसे घूम के जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर वो काम नहीं होता कैस्पेरियन स्ट्रिप द्वारा, तो सेल में वाटर एंटर नहीं करता, क्योंकि सेल वॉल थिक होते हैं, प्लांट सेल है ना। तो मजबूर करके उसको वाटर यहाँ एंटर कराने के लिए वहाँ पे एंडोडर्मिस ने अलग काम किया। यहाँ एंडोडर्मिस दूसरे तरह का है। अब देखिए एंडोडर्मिस यहाँ पे क्या करता है। यहाँ एंडोडर्मिस है। अच्छा, वहाँ एंडोडर्मिस कितने लेयर का था? सिंगल लेयर। यहाँ भी एंडोडर्मिस है, सिंगल लेयर। यहां एंडोडर्मिस है पैरेनकाइमा का, वहां भी था, लेकिन बच्चों इस पे जो है सुबेरीन का डिपोजिशन नहीं रहता। और पैरेनकाइमा अपने, है ना, जिसको कहते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, स्टोर करता है। और सिर्फ स्टोर ही नहीं करता, बड़े बड़े दानों के रूप में स्टोर करता है स्टार्च को। मतलब स्टार्च ग्रैन्यूल्स यहाँ दिखेंगे, इतना ज़्यादा मात्रा में स्टार्च स्टोर कर लेता है। और इसी कारण से पैरेनकाइमा का ये लेयर, यहाँ एंडोडर्मिस तो है ही, साथ ही साथ इसका एक और नाम पड़ जाता है स्टार्च लेयर। इसका एक और नाम पड़ जाता है यहाँ स्टार्च लेयर। पूरा कीजिए। भाई पेरी, आप स्टेल में यहाँ स्टेल और इसको मिक्स करते रहें।
एंडोडर्मिस के अंदर के हिस्से को स्टेल कहते हैं और वहाँ से पेरीसाइकिल, पीत, कंजंक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर बंडल वो सब आ जाते हैं। अभी स्टेल पर पहुँचे नहीं, इसके बाद आएगा स्टेल। हो गया? सिंगल लेयर है, थोड़ा सा मोटा बनाइएगा लाइनिंग, क्योंकि इसके पैरेन्काइमा के सेल्स के वॉल थोड़े मोटे होते हैं। अलग अलग शेप का पैरेन्काइमा दिख रहा है ना। यहाँ देखिए पैरेन्काइमा का शेप, यहाँ देखिए पैरेन्काइमा का शेप, यहाँ देखिए अलग अलग हैं। हो गया? आगे बढ़े। तीस एंडोडर्मिस के बारे में यहाँ लिखना संभव नहीं हो रहा है, हम लोग अगले पेज में लिखेंगे, अब वहाँ जगह नहीं रहा। एंडोडर्मिस ऐसे कर कर आया था, वही एंडोडर्मिस। पैरेन्काइमेटस cells are thick wall storage is the main purpose. Stores starch as granules level, and so due to higher amount of starch in them, this layer is starch layer. ये है एंडोडर्मिस और इसके बाद आरंभ होगा स्टेल, और स्टेल होता है ग्राउंड टिश्यू प्लस वैस्कुलर बंडल का कॉम्बिनेशन। पता ही होगा, है ना? यहाँ तक लिखिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और आएंगे अगले लेवल पे। तो याद रखिए, अभी तक आप कॉर्टेक्स को पूरा किए हैं। ये मत सोचिए हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस तीनों पढ़े। ये एक्चुअली कॉर्टेक्स हैं जो 3 लेयर में बटे हुए थे। इन देम हो गया? नो, ग्राउंड टिश्यू प्लस वैस्कुलर बंडल स्टेल में कौन पहले आएगा? पेरीसाइकिल आएगा। एंडोडर्मिस के बाद कौन अपना चेहरा दिखाता है? पेरीसाइकिल। वहां पे भी था, यहां पे भी है। तो पेरीसाइकिल यहाँ पे होता है स्क्लेरेन
काइमेटस यानी डेड। पर्पस स्ट्रक्चरल सपोर्ट गिविंग phloem its holding position। अपने आप के साथ फ्लोएम को टिका कर रखता है ये स्क्लेरेनकाइमा वाला पेरीसाइकिल। बताइए तो रूट में पेरीसाइकिल कैसा था? पैरेनकाइमेटस। और तो और सिर्फ पैरेनकाइमेटस ही नहीं था, डिवाइड भी करता था, ब्रांच प्रोड्यूस करता था। ये सब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हो गया डेड। तो क्या बता सकते हैं यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा के दो टाइप जो थे, फिल इन द गैप, दो टाइप का जल्दी जल्दी नाम बोल दीजिए। स्क्लेरिड और ट्रैकिड। तो जाइलम क्या करेगा? ट्रैकिड खो देगा। ऐसा ऐसा बात करता है लोग। ट्रैकिड एंड फाइबर। ट्रैकिड कहाँ? स्क्लेरिड। स्क्लेरिड एंड फाइबर। हम भी गलवर बोल रहे हैं, टंग ट्विस्ट कर देता। इसमें दो तरह के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, दो तरह के बताए थे ना, स्क्लेरिड और फाइबर। तो आप बताइए स्क्लेरिड होगा कि फाइबर होगा यहाँ इस जगह? कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं। याद आ गया? कंफ्यूजन दूर हो गया बात करके? नहीं, क्लास के बीच में बात करते हैं, वेरी बैड। स्क्लेरिड कहाँ पाया जाता है? फ्रूट में। याद रखिएगा। तो कभी भी फ्रूट के बाहर आपको स्क्लेरेनकाइमा अगर दिखा, इट इज बाय द फाइबर्स। तो यहां स्क्लेरेनकाइमा फाइब्रस होंगे। गॉट इट? डायग्राम पेज पे वापस चलें। अब सोचिएगा जगह कहाँ है। देखिए जगह बन गया। गुड। फाइबर है, धागे नुमा है, तो हम इसे ऐसे वेवी लाइन से दिखा दें, कोई दिक्कत? चलिए बहुत जल्दी मान गए, अच्छी बात है। कहीं पे भी ना लॉजिक अगर अप्लाई करेंगे, कम से कम प्लांट साइंस में आपको बड़े आसानी से सारा चीज़ समझ में आएगा। ये है स्क्लेरेनकाइमा। और ज़रा याद कीजिए तो आप लोग, आई थिंक 9th का बुक जहाँ टिश्यू था पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में, स्टेम का एनाटॉमी दिखाया था ऐसे सेक्शन काट के। कहीं कहीं लिखा हुआ था पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन हो रहा है वो क्या लिखा था। तो क्या लगता है ये 9th में ही इंट्रोड्यूस कर चुका है आपको, है ना? थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए दोबारा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये लेयर है पेरीसाइकिल। ये लेयर है पेरीसाइकिल। और बता चुके हैं पेरीसाइकिल के प्रॉपर्टीज आप लिख चुके हैं। सो वी कैन मूव फर्दर, आगे बढ़ सकते हैं। बाल बाल बच गए। अब डायग्राम पेज बोले थे खाली रखने के लिए। हो जाएगा इतना? हाँ चांस है। हो जाएगा। इसको कहते हैं कंजूसी, सर्टिफाइड कंजूस। अब चलिए
आप क्या देखे हैं कि ये पेरिसाइकिल फ्लोएम को सपोर्ट देगा, तो बनाते चलिए फ्लोएम। लिख दीजिए पीएच। पीएच मतलब वो पीएच स्केल मत समझिएगा, दिस इज फ्लोएम। शुरुआत हो गई वैस्कुलर बंडल की, और इसीलिए कहते हैं कि देखिए अब स्टेल जो आएगा वो वैस्कुलर बंडल और ग्राउंड टिश्यू को मिंगल करके रखेगा, मिले हुए रहेंगे, राइट। अब आप हमें ये बताइए, फ्लोएम तो बनाते रहिए पर जवाब भी दे दीजिए, वैस्कुलर बंडल की सजावट का नाम, जाइलम एंड फ्लोएम के सजावट का नाम स्टेम है। सोच के बोलिएगा। अच्छा, रूट में जाइलम एंड फ्लोएम के सजावट को कौन सा टाइप कहते हैं? हम जाइलम और फ्लोएम बोले हैं, केवल जाइलम नहीं बोले। हाँ, रेडियल रूट में, और स्टेम में है थोड़ा और दिमाग पे जोर डालिए। कॉन्जॉइंट। अच्छा, चलिए, शैतान लोग भी अच्छे होते हैं पढ़ने में। एनीवे, इट्स अ जोक। तो यहाँ फ्लोएम के साथ जाइलम एक ही रेडियस पे होगा, कॉन्जॉइंट होगा। और बताए थे जो डाइकॉट होता है, रूट पे भी बोले, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो स्टेम है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा ही, ठीक है। इसीलिए फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड कैम्बियम। तो यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ गया तो उसका नाम हो जाएगा कॉन्जॉइंट प्लस ओपन टाइप। तो यहाँ कैम्बियम का पट्टी बैठाइए। भले सुंदर लगे पर भद्दा लगे, आप यहाँ याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो डायग्राम जो आप बनाते हैं दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। जैसा दिखता है एग्जैक्टली हम नहीं बनाते, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डायग्राम। अगर जैसा दिख रहा है वैसा ही बना देंगे तो वो कहलाएगा नहीं, पेंटिंग। और क्या कहते हैं, स्केच। स्केच, हाँ स्केच कर सकते, पोर्ट्रेट कर सकते, जैसा है वैसा ही बना दिया। जो बड़े बड़े पिकासो जैसे लोग थे चित्रकार, तो चित्रकारी हो जाएगा। हम जहाँ डायग्राम बनाते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंट। बहुत सारे लोग पिक्चर बनाना था, अरे पिक्चर थोड़े बनाना, तो थोड़ा छापना है, जैसा दिख रहा है उसका हम एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं समझिएगा जैसे तैसे बना दिया, हम उसको ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन देने आता है, वैसा भी नहीं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। सो दिस इज सी फॉर कैम्बियम। और इसलिए यहाँ पे सब जगह सी लिखते चलेंगे। पीएच फॉर फ्लोएम। नाउ कॉन्जॉइंट है, जाइलम को दिखना चाहिए, जाइलम हैज कम अप। दिस इज जाइलम। और यहाँ पर जो आप एक डार्क और एक्सार्क के बीच में कंफ्यूज कर रहे थे, उन दोनों में से कोई एक बात यहाँ कहना पड़ेगा। क्या होना चाहिए? एक्सार्क होगा, एंडार्क होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेटाजाइलम होते हैं बाहर के तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ।
टुवर्ड सेंटर। तो ऐसे दिखेंगे। ये है मेटाजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम। थोड़ा ज़्यादा वाइड ओपन करते हैं ताकि हम लोग को लगे कि हाँ ये हाईली डेवलप्ड है। मेटाजाइलम पुराना और इसके जाइलरी एलिमेंट्स बड़े साइज के। प्रोटोजाइलम पहले के बने हुए और ये छोटे साइज के। तो दिस इज अबाउट द वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब इनके बीच में कौन जगह लेंगे? ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम बंडल यानी वैस्कुलर बंडल्स के बीच में दिखाई पड़ेंगे और इन्हें कहते हैं मेड्यूलरी रेज। ये हो गया वैस्कुलर बंडल। पेरीसाइकिल दिख गए, वैस्कुलर बंडल दिख गए, मेडुलरी रेज भी आ गए, फोन एकदम अंदर। दिस इज लास्ट वार्निंग टू एवरीवन। अब अगर हम किसी को भी देख लिए तो आई विल पुट हिम और हर आउट ऑफ द क्लास एंड शी विल बी बैंड और ही विल बी बैंड फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज। ये बता देते हैं, डोंट इरिटेट मी। अब यहाँ देखिए, जो अब सेंट्रल पोर्शन है उसको भरने के लिए कोई तो होगा, और सेंट्रल पोर्शन को भरता कौन है? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू के नाम पर यहां सेंट्रल पोर्शन भरने कौन आ जाएगा? बचा कौन? देख लीजिए, मेडुलरी रे आ गए, है ना, पेरीसाइकिल आ गया। स्टेल में कौन कौन होता है? वैस्कुलर, ये क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू में पेरीसाइकिल, पित्त। तो बच कौन रहा है यहाँ पे? पित्त। तो बाकी एंटायर पोर्शन इज सपोज टू बी पित्त, हम लोग उसे ग्राउंड टिश्यू कह के काम चला देते हैं। पित्त इक्वल टू GT यानी ग्राउंड टिश्यू। पूरा कीजिए। हो गया? कमेंट पेज पे आए हैं हम लोग। पेरीसाइकिल के बारे में डिस्कस कर लिए, ये कैसे होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस। नाउ ऑनवर्ड्स, पेरीसाइकिल के बाद हमें देखना होगा मेडुलरी रेज। पैरेन्काइमेटस in nature, present
radially between the adjacent vascular bundle. They in later stage change into meristematic tissue, join with cambium and form cambium ring. बराबर मेरिस्टेमेटिक zone, producing secondary growth in the stem. तो यहाँ स्टेम ने, डाइकॉट स्टेम ने स्पेशलाइज्ड टिश्यू पार्ट रखे हैं जो रूट के पेरिसाइकिल वाली भूमिका को निभा रहे हैं, है ना। और स्टेम में जहाँ कैम्बियम दिखाई दे रहा है, रूट में उस जगह पे कंजंक्टिव टिश्यू है, उस रोल को प्ले करने के लिए कंजंक्टिव टिश्यू है। समझ गए? तो चीज़ें वही हैं लेकिन अलग जगह पे उनका पोजीशनिंग अलग है, नाम अलग है। मेडुलरी रेज हो गया, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू, और pith. It fills the central portion. लिखते चलिएगा. It fills the central portion of the dicot stem. Inner to the vascular bundle. नोट कीजिए जल्दी. अब वैस्कुलर बंडल, स्टेम है, कॉन्जॉइंट होगा, ओपन या क्लोज्ड, between xylem and phloem. Cambium is present. तीसरा इंफॉर्मेशन, phloem, फिर बात कर रहे हैं, remains supported by the sclerenchymatous pericycle. Serial number 4, xylem, endark. Protoxylem towards center, metaxylem towards periphery. सबसे इंपॉर्टेंट बात,
The vascular bundle appears in ring arrangement when viewed under microscope in a CS यानी क्रॉस सेक्शन। जब इसका क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं तो वैस्कुलर बंडल रिंग में सजे हुए नजर आते हैं। दिस इज इट्स आइडेंटिफाइंग फीचर एंड इनर टू इट a lot of parenchymatous ground tissue is present. ये हुआ डाइकॉट स्टेम। ठीक है।